अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूँ अपने एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन आपको कैसे हैंडल करना है। आज क्या करेंगे, संडे है ना, तो एक स्पेशल क्लास कर लेते हैं। आपके सामने खुला हुआ है दैनिक जागरण। अपने आज राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करेंगे अपनी, है ना। एग्जाम्स में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, आंसर लिखना होता है, एसे, समरी। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का सीधा सा तरीका है, कोई भी न्यूज़ उठा लो, आर्टिकल उठा लो और उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। हिंदी से जब इंग्लिश में चेंज करोगे अपने आप राइटिंग स्किल्स पे काम करने लगोगे। शुरू कर लें। तो इसकी आज अपने न्यूज़ उठा लेते हैं, ये वाली। सावधान, देश में बढ़ रहा तीव्र हीट वेव का खतरा। इस न्यूज़ को अपने आज कवर करने वाले हैं। चलिए, अब इस आर्टिकल को हमने यहाँ ले लिया है अलग से लेने का रीज़न ये है, मकसद ये है कि मैं अब एक एक करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूँगा। ऊपर रखी हुई है हिंदी, नीचे रखी हुई है SMS वाली हिंदी, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। शुरू कर ले। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर देना अगर ये सेशंस आपको बहुत पसंद आते हैं, ताकि मैं रेगुलरली इनको ला सकूँ मोटिवेटेड रह करके। सेंटेंस है पहला। गर्मी के दिनों में आपने देखा या सुना होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से चलते चलते सड़क पर गिरा और दम तोड़ गया। कैसे बनाएं वही सेंटेंस को? सीधा सा काम कर लो। जिस आदमी ने काम को किया है उस आदमी को पकड़ लो, यानी सब्जेक्ट को, और जो काम हुआ है उस वर्क को पकड़ लो, यानी कि वर्ब को। भाई पहला काम क्या हुआ है? आपने देखा। करने वाला कौन काम है? आप। वर्ब कौन है? देखा या सुना। समझ गए? पहला काम है आपका देखना या सुनना। दूसरा काम, कोई व्यक्ति मतलब कोई इंसान अचानक से सड़क पे गिरा और दम तोड़ गया। समझ गए? आप कर रहे हो दो काम, देखा या सुना होगा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी दो काम कर रहा है, सड़क पे गिरा और दम तोड़ गया। अब इसको बनाएं कैसे? तो गर्मी के दिनों में के लिए इंग्लिश में प्रेपोजिशन होती है इन। डे को बोलते हैं दिन को डे, और डे ऑफ गर्मी। समझ गए इतना? इन डे ऑफ गर्मी। अब डेज कई सारे हैं, तो इन डेज ऑफ गर्मी। गर्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समर। समझ गए इतना? अब ध्यान रखें, ऑफ प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हैं। डेज भी जुड़ा हुआ है, समर भी जुड़ा हुआ है। पहले वाले नाउन के पहले आपको द को लगाना है, इन द डेज ऑफ समर। अच्छा, समर के पहले द लगाना है नहीं लगाना? यहाँ तो आपने लगा दिया डेज से पहले, क्योंकि ऑफ पड़ा हुआ था बीच में। डेज और समर जुड़े हुए थे ऑफ से, यहाँ पे लगाना पड़ा आपको। समर के पहले द लगाना है या नहीं लगाना, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं इसको ऐसे रख के छोड़ रहा हूँ, शायद लगाना हो, शायद बाद में ना लगाना हो। चलो अब आगे बढ़ो। आपने देखा या सुना होगा। काम करने वाला कौन है? आपको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ यू, ठीक है। और काम है देखा या सुना। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए? आपने देखा या सुना होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है इंग्लिश में? नोट करें अपनी डायरी में। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मस्ट हैव प्लस में V3। इसमें जरूर ही वाली फीलिंग आती है। जैसे जरूर ही आपने ये गाड़ी लोन पे ली होगी। यू मस्ट हैव। अब देखो V3 लगानी है। बाय मतलब खरीदना, आपने खरीदी है गाड़ी। बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो यू मस्ट हैव बॉट दिस कार ऑन अ लोन। जरूर ही उसने बहुत हार्डवर्क किया होगा। ही या शी, अगर कोई लेडी है तो ही या शी मस्ट हैव। अब देखो, करने को बोलते हैं वर्क, है ना। हार्डवर्क करना मतलब वर्क करना हार्ड। तो यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, मस्ट हैव वर्कड हार्ड। तो जब भी ऐसी स्ट्रक्चर मिले, मस्ट हैव प्लस V3 को यूज़ करें। ये इसकी ट्रेडमार्क स्ट्रक्चर है। नोट कर लेना डायरी में, ताकि हमेशा आपको याद रहे। आपने देखा सुना होगा, तो इसको भी वैसा लिखना है। तो यू मस्ट हैव। अब सी की थर्ड फॉर्म लगा दो। पहली फॉर्म है सी, सेकेंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म है सीन। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सीन को, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन। अब या को बोलते हैं और अब देखो, सुनने की थर्ड फॉर्म होती है हियर, हर्ड। तो यहाँ पे लगा देता हूँ हर्ड। बस बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप चल के हमें आगे सेंटेंस बनाने हैं। ऐसे ही मैं अपने कोर्स में भी करवाता हूँ, उसके बारे में आपको मैं अभी बता दूंगा। पहले सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड। चलो, अब आपने क्या सुना होगा? आपने सुना होगा कि, इंग्लिश में की को बोलते हैं दैट। इंग्लिश में की नाम की कंजंक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम दैट नाम की कंजंक्शन को। अब देखो काम क्या हुआ। कोई व्यक्ति चलते हुए अचानक से सड़क पे गिरा और दम तोड़ गया। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समवन और somebody, दोनों ही चलेगा, ठीक है।
समवन और समबडी। अब दोनों में से कौन सा चूज करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। समवन या समबडी, अब देखो इसने काम क्या किया, सड़क पे गिरा। गिरने के लिए यूज़ करते हैं फॉल नाम की वर्ब को। फॉल की फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। आप यहाँ पे बात कर रहे हो किसी आदमी के गिरने की, और कब, वो जब चल रहा था। पास्ट फॉर्म को V2 को यूज़ कर लो, यहाँ पे लिख दो समवन फेल, फेल। अब देखो कब गिरा, सड़क पे चलते चलते, चलते चलते सड़क पे गिरा या सड़क पे गिरा चलते चलते, समझ गए ना। सड़क पे चलते चलते गिरा ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे चलते चलते को प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बना दो PPSA, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं वॉकिंग। PPSA क्या होता है, वर्ब की वो वाली ING फॉर्म जो साइमल्टेनियस एक्शन को बताती है। तो समवन या समबडी फेल, अब देखो वॉक कहाँ कर रहा था, वॉकिंग ऑन द रोड, ऐसे बनेगा सेंटेंस। समवन या समबडी फेल वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा, और दूसरा काम क्या किया इसने, दम तोड़ दिया। तो एंड ब्रोक हिज दम, ऐसे लिखूँ ना भाई, दम तोड़ दिया मतलब ब्रेक कर दिया दम को। देखो याद रखो, आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हो, अब आप आर्टिस्ट बन चुके हो। आप है ना एक आर्टिस्ट हो। अगर आप हिंदी से इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन लिखने की कोशिश कर रहे हो, आर्टिस्ट होता है ना वो, रोबोट नहीं होता। तो रोबोट मत बन जाना। दम तोड़ दिया सर, तो ब्रोक द दम क्यों नहीं लिखा, दम का भी इंग्लिश बना देते और ब्रोक द दम लिख देते। ये दम तोड़ देना हिंदी का मुहावरा है, इंग्लिश में थोड़ी ना होता है। हिंदी का मुहावरे को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा। उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है दम तोड़ने का, डाई कर जाना। समवन फेल वॉकिंग ऑन द रोड एंड डाइड, बस, है ना। अब डाई के अब और भी सिनोनिम होते हैं अच्छे अच्छे, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार पूरा सेंटेंस मैं जोड़ रहा हूँ, फिर अपने इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। ये दैट के बाद इससे जुड़ गया, इसका एस छोटा कर दो, इस दैट का टी छोटा कर दो, और इस दैट से इसको कनेक्ट कर दो, और इसको फेल को इसके साथ कनेक्ट कर दो। इन द डेज ऑफ द समर यू मस्ट हैव हर्ड, यू का वाई छोटा, you must have seen or heard that someone या somebody fell walking on the road and died। अब इस सेंटेंस को इंप्रूव करते हैं। इन द डेज ऑफ द समर, सबसे पहले द लगाना है नहीं लगाना याद रखें। कभी भी किसी भी सीजन के नाम के आगे द लगाना है या नहीं लगाना ये ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो द समर लिखो, चाहो तो समर लिख दो, दोनों एक ही बात है, समझ गए। पहली चीज़ क्या, द यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो कोई मना नहीं करेगा। इन द डेज ऑफ समर भी ठीक है, इन द डेज ऑफ द समर भी ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो आपने पूरा लिखा ना इन द डेज ऑफ द समर, इसका एक छोटा वर्ड भी है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं समर टाइम। समर टाइम, इन समर टाइम। समर टाइम के आगे भी वही कहानी है, द लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना है तो छोड़ दो। तो अगर आपने बेहतर बनाना चाहें, इन द डेज ऑफ समर की जगह हम ऐसा लिखेंगे इन द या बिना द समर टाइम। ये तरीके हैं आपकी राइटिंग को और इम्प्रूव करने के, और ज़्यादा उसको शाइनिंग करवाने के, है ना। चलो, इन द समर टाइम यू मस्ट हैव सीन और हर्ड दैट समवन या समबडी। अब दोनों में से एक चूज करना है। समबडी बोलने में आता है या इनफॉर्मल लिखने में आता है। समवन जो है फॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखने के लिए आएगा। समबडी को यहाँ पे यूज करने के बजाय समवन को यूज करो, क्योंकि फॉर्मल लिख रहे हो आप। समवन फेल वॉकिंग ऑन द रोड एंड डाइड। डाई के लिए एक और अच्छा वर्ड है सकम्ब, सकम्ब। और भी एक अच्छा वर्ड है पेरिस्ट। तो आप चाहो तो और अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो। समवन फेल वॉकिंग ऑन द रोड एंड डाइड सकम्बड या पेरिस्ड। अब ये बन गया आपका सेंटेंस रेडी। इन द समर टाइम के बाद कोमा लगाया गया क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। एडवर्ब के फ्रेज जब भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए उनको कोमा से अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ें। अब ये जो आपने सीखा है सारा का सारा मैं बेसिक से सिखाता हूँ अपने राइटिंग स्किल्स के कोर्स में। अब ये पार्टिसिपल क्यों लगाया गया है यहाँ पे, मस्ट हैव सीन, मस्ट हैव हर्ड, ये स्ट्रक्चर क्या काम करती है, एडवर्बियल फ्रेज कब कब कोमा लेंगे कब नहीं लेंगे, तो हर चीज़ अपने राइटिंग स्किल्स के कोर्स में कवर्ड है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ये कोर्स आपको मिलेगा अपनी ऐप पे YT योर इंग्लिश ट्यूटर। इसका लिंक डाल रहा हूँ, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, फर्स्ट कमेंट में। ऐप में जाना, स्टोर टैब में जाना, ऊपर ही कोर्स मिलेगा बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग। हर एग्जाम के लिए इसमें आप लिखना सीख रहे हो। अब ये 60 से 100 घंटे का कोर्स है 699 का। अभी इसके प्राइस बढ़ेंगे, इसमें GST लगा नहीं हुआ है, अब GST लगना अलग से शुरू हो जाएगा। तो 699 का कोर्स है। अभी आप बाय कर पाओगे 475 में, इस कोड को लगा के 9 नाइट्स। नवरात्रि के मौके पे एक कोड चल रहा है, उससे पहले फ़ायदा उठा लेना कोड के ख़त्म होने से, ठीक है। इसी तरह से ऐप पे आपको बेसिक्स SSC के, प्रीलिम्स के, मेंस के, बैंकिंग के, है ना, हर तरह के आपको कोर्स मिलेंगे 50-50, 100-100 रुपये में।
कोड लगा करके एसएससी बैंक्स की तैयारी भी आप कर सकते हो ऐप के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन हो ऐप से रिलेटेड इस जो है नंबर पे डाल देना, व्हाट्सअप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, व्हाट्सअप ही करना। चलो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, बजाय किसी बीमारी के ये सब लू की वजह से होता है जिसकी चपेट में आने से शरीर का पानी सूख जाता है और फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप डिहाइड्रेशन इंसान की फटाफट मौत का कारण बनता है। बन गया ना सेंटेंस। अब इसको बनाना है इंग्लिश में। बजाय किसी बीमारी के, सबसे पहले बजाय, देखो काम यहाँ पे हुआ है ये सब की वजह से होता है, काम है यहाँ पे ये सब होता है, हो गई इसकी वर्ब। और दूसरा काम क्या है, चपेट में आने से शरीर का पानी सूख जाता है, काम है यहाँ पे करने वाला शरीर का पानी, काम है सूख जाता है। और तीसरा काम क्या है, डिहाइड्रेशन मौत का कारण बनता है। बस इन कामों को पकड़ के सेंटेंस को बनाया जाए। बजाय को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पाइट ऑफ ही बोलते हैं ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ में क्या फ़र्क है। देखो भाई, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, इसका मतलब होता है बजाय। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। समझ गए ना। कन्फ्यूजन है तो कहीं नोट कर लो, जब भी कन्फ्यूजन हो बार बार देखोगे तो अपने आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इंस्पाइट ऑफ को आप डिस्पाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बावजूद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बजाय की। तो मैं लिखूंगा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का सिनोनिम होता है रादर देन। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ या रादर देन किसी बीमारी। अब बीमारी को लिखते हैं डिसीज और किसी को लिखते हैं एनी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रादर देन एनी डिसीज हुआ क्या, ये सब लू की वजह से होता है। ये सब को लिखते हैं इंग्लिश में ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। होता है को इंग्लिश में बोलते हैं हैपन, अकर और टेक प्लेस। किसी घटना का घटित होना, हैपन होना, अकर होना है, टेक प्लेस करना। अब यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है, दिस तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हैपन्स लिखो, अकर्स लिखो या टेक्स प्लेस लिखो। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हैपन्स, अकर्स या टेक्स प्लेस। और किसकी वजह से लू की वजह से इंग्लिश में बोलते हैं वजह से को बिकॉज ऑफ, और लू को बोलते हैं लू। देखो ये लू हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में बोला जाता है हीट वेव्स। समझ गए। एक बार इसको मैं जोड़ रहा हूं, फिर इसके अंदर की गलतियों को अपने को दूर करना है। ठीक है, बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। तो इंस्टेड ऑफ या रादर देन एनी डिसीज, ऑल ऑफ दिस हैपन्स, टेक्स प्लेस या अकर्स बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। अब ध्यान क्या देना है भाई, ध्यान ये देना है ऑल ऑफ दिस हैपन्स या अकर्स या टेक्स प्लेस। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ऑल ऑफ दिस हैपन्स, अकर्स या टेक्स प्लेस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल ऑफ दिस, एक सेकेंड रुको, इज कॉज्ड बाय। समझ रहे हो मेरी बात को। जब कोई चीज़ किसी की वजह से होती है वो उसके द्वारा कॉज्ड बाय भी होती है। अगर ऐसा लिखोगे तो और अच्छा आपको देखने में लगेगा। ये लिखना गलत नहीं होगा, पर इसको मैं बेहतर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ ऑल ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय। अब ये बिकॉज ऑफ निकाल दो, हीट वेव्स। बस, इज कॉज्ड बाय हीट वेव्स। अब इसको बना दो, शरीर का पानी सूख जाता है, द पानी ऑफ द शरीर सूख जाता है। ठीक है, सूख जाने को इंग्लिश से बोलते हैं ड्राई अप। आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं था। अरे अब बता रहा हूँ ना, सूख जाने को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई अप। ठीक है, और शरीर पानी, ये पानी को बोलते हैं वाटर, और शरीर को बोलते हैं बॉडी। याद रखें, बॉडी हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हाथ हो, पाँव हो, सर हो, हार्ट हो, है ना, कोई भी शरीर का अंग हो या पूरा शरीर हो, हमेशा उसके आगे आप द को लगाते हैं। बॉडी पार्ट्स के आगे या बॉडी के आगे आपको द को लगाना ही है। द वाटर ऑफ द बॉडी ड्राई अप। अब देखो, वाटर आपका सब्जेक्ट है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ड्राई अप की जगह लिखो ड्राइज अप। समझ गए इतना। अब ध्यान रखें, चलो बाद में बताऊंगा, ये वाटर वाला मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इसको अपने को इंप्रूव करना है बाद में जाके। कह रहा है और फलस्वरूप डिहाइड्रेशन इंसान की फटाफट मौत का कारण बन जाता है। आगे लिखो और को लिखते हैं और, या लिखते हैं एंड। फलस्वरूप को लिखते हैं एज अ रिजल्ट। ठीक है, फल के तौर पे एज अ रिजल्ट। और हुआ क्या, डिहाइड्रेशन मौत का कारण बनता है। तो डिहाइड्रेशन बिकम्स द रीजन ऑफ द डेथ। बस बन गया ना। अब मैं इस पूरे को जोड़ रहा हूँ,
जोड़ने से क्या होगा, फिर मुझे कमियां पता लगेंगी, उस कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। चलो, डिहाइड्रेशन बिकम्स सिंगुलर है ना, तो बिकम्स द रीजन ऑफ द डेथ। बन गए पूरा। अब इसको पूरे के साथ में जोड़ दो, यहाँ पे इसके साथ में जोड़ दो। अब ध्यान दोगे, अब जैसे ही जोड़ोगे ना तो बीच में एक पुर्जा रह जाएगा, जोड़ने वाला पुर्जा है इस कॉमा को, इस पीरियड को हटाने वाला, जिसमें लिखा हुआ जिसकी चपेट में आने से। ये कंजंक्शन बनेगी, जिसकी चपेट में आने से। तो जिसकी चपेट में आने से को अपने इंग्लिश में बोलते हैं इन द चपेट ऑफ विच। ठीक है, चपेट को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिप, समझ रहे हो। तो इन द ग्रिप ऑफ विच, यहां से इसको उठाओ और यहां पे कॉमा लगा के इसको प्लेस कर दो। ये दोनों क्लोज आपस में मैच हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, इसको इंप्रूव करेंगे। इंस्टेड ऑफ ये रादर देन एनी डिजीज, ऑल ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय हीट वेव्स इन द ग्रिप ऑफ विच द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी ड्राइज अप एंड एज अ रिजल्ट डिहाइड्रेशन बिकम्स द रीजन ऑफ द डेथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। ये कॉज की जगह पे कॉज्ड मैंने कर दिया है ना। देखो पहली इंप्रूवमेंट की चीज़ क्या है इसमें, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर ऑफ द बॉडी का पानी सूख जाता है। पानी जो बॉडी में है वो ऐसा नहीं है जो आप निकाल के पी जाओगे। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट कहलाता है। वाटर की जगह वाटर कंटेंट लिखो, वो पानी जैसा कंटेंट है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर एसिड है तो एसिड कंटेंट है, ऐसा नहीं है बॉडी के अंदर एसिड है आप बाहर निकाल लो बैटरी में डाल लो, समझ रहे हो। तो वाटर कंटेंट है, एसिड कंटेंट है बॉडी में। इसी तरह से कंटेंट लिख करके आप जो है जो भी चीज़ें अंदर बताते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ इंप्रूव करने की, एज अ रिजल्ट को आप लिख सकते हो रिजल्टेंटली, और इसके बाद में लगा दो एक कॉमा। रिजल्टेंटली मतलब फलस्वरूप, इसको कॉन्सिक्वेंटली भी बोलते हैं। एडिटोरियल आपने देखा होगा तो कॉन्सिक्वेंटली या रिजल्टेंटली जब भी एडवर्ब करवाता हूँ इसका मतलब होता है फलस्वरूप। तो एंड रिजल्टेंटली या कॉन्सिक्वेंटली डिहाइड्रेशन बिकम्स द रीजन ऑफ द डेथ। अब देखो डेथ कैसी है, इमीडिएट डेथ है, फटाफट होने वाली मौत है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ द इमीडिएट डेथ को डिमाइस भी बोल सकते हो, डिमाइस। डिहाइड्रेशन बिकम्स द रीजन ऑफ द इमीडिएट डिमाइस, इसको और बेहतर लिखना हो तो लिख सकते हो डिहाइड्रेशन कॉजेस द इमीडिएट डेथ या डिमाइस। समझ गए ना। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे एल एक्स्ट्रा आ रहा है, क्वेंटली है ना, एल यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इन द ग्रिप ऑफ विच को लिखने के और भी कई तरीके हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच भी लिख सकते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच, या इसको आप वेयर इन भी लिख सकते हो। टिटनेस ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की इस तरह से मौत होती है। टिटनेस इज ए डिसीज वेयर समवन डाइज दिस वे। जब भी बीमारियों की बात हो उसके अंदर ऐसा होता है तो आप वेयर इन लिख करके बताएं, इस बीमारी में ऐसा होता है, इस बीमारी में ऐसा होता है। तो इन द ग्रिप ऑफ विच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच, या वेयर इन द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी ड्राइज अप एंड रिजल्टेंटली या कॉन्सिक्वेंटली डिहाइड्रेशन कॉजेज द इमीडिएट डेथ या डिमाइस। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये थोड़ा लंबा भी है। काशी यूनिवर्सिटी के पर्यावरणविदों ने या पर्यावरण के साइंटिस्ट ने बीते दशकों में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में तेज लू के 3 नए हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं, जहां उठने वाली गर्म हवा की लहरें वनस्पतियों और प्राणियों के लिए गंभीर खतरा है। काम क्या हुआ है? काम हुआ है पर्यावरणविदों का, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का 3 हॉटस्पॉट को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना। समझ गए? पहला काम हुआ है इन्होंने इनको पहचाना है, चिन्हित किया है, मार्क किया है। दूसरा काम क्या हुआ है? गर्म हवा की लहरें एक गंभीर खतरा है, गंभीर खतरा है। बस इसी पे पूरा सेंटेंस बन जाएगा। पर्यावरणविदों क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ठीक है। अब ये कहाँ के हैं? ऑफ द काशी यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखूँ ना। अब याद रखें कभी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के नाम के आगे द नहीं आता, बस स्टैंड एयरपोर्ट इनके नाम के आगे द नहीं आता, जोग्राफिकल लोकेशन सिटी कंट्री है ना, कॉन्टिनेंट, इनके नाम के आगे द नहीं आता। तो यहाँ से द को निकाल दो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम के आगे उन्होंने द लगाया हुआ है, नाम में ही उन्होंने द लगा दिया, तब तो द लगाना ही है। वैसे आपको द जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं करना है। तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ऑफ काशी यूनिवर्सिटी, ऑफ से पहले भी नाउन है, ऑफ के बाद में भी नाउन है, तो यहाँ पे लगा दो द। बस इतना तो आपने कर ही दिया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट को वर्ब देनी है। वर्ब क्या है? चिन्हित किए हैं। चिन्हित करने को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क करना, मार्क। ठीक है, मार्क। मार्क करने को इसको आइडेंटिफाई भी बोल सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को
चिन्हित करते हो ना, तो आप उसको मार्क देते हो या पहचान देते हो कि यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और मार्क भी कर सकते हो। अब ध्यान देना, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हो, पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का नहीं दिया हुआ है। कब उन्होंने इस काम को किया, 2018 में किया, 2015 में किया, कल किया, पिछले घंटे किया, पिछले साल किया। पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का ना दिया हो तब आप यूज़ करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर पास्ट का टाइम दिया होता तो मैं यहाँ लिखता मार्क्ड या आइडेंटिफाइड। ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैव मार्क्ड और आइडेंटिफाइड। हैव यहाँ पे लगा के परफेक्ट टेंस बना रहा हूँ। अब आगे बढ़ो। अब आइडेंटिफाई किसको किया? आइडेंटिफाई किया है 3 नए हॉटस्पॉट को। तो थ्री न्यू हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स किसके हैं भाई? हॉटस्पॉट्स हैं तेज लू के, ऑफ तेज लू। लू को बोलते हैं हीट वेव्स, तेज को बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम की जगह आप यहाँ ये भी लिख सकते हो इंटेंस। ठीक है ना। अब देखो, इंटेंस हीट वेव्स किस वजह से आई है? ये आई है पिछले दशक में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण आई है भारत में। तो हीट वेव्स बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से है भाई? बिकॉज ऑफ बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग इन पिछले डेकेड्स। ठीक है, दशक मतलब डेकेड्स। तो पिछले को बोलेंगे द लास्ट, बढ़ती को बोलेंगे इंक्रीजिंग। बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही सेंटेंस बनाना है आपको। द एनवायरमेंटल कर देना, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बना देना। द एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ऑफ काशी यूनिवर्सिटी हैव मार्क्ड आइडेंटिफाइड 3 न्यू हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम या इंटेंस हीट वेव्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द लास्ट या पास्ट डेकेड्स। अच्छा, हीट वेव्स इन इंडिया कर देना। ठीक है ना, ये हीट वेव्स भारत में आई है, तो हीट वेव्स इन इंडिया। चलो अब आगे बढ़ो। कह रहे जहां उठने वाली गर्म हवा की लहरें वनस्पति और प्राणियों के लिए गंभीर खतरा है। इसको मैं यहीं बंद कर रहा हूं। जहां के लिए यूज़ करते हो वेयर, उठने वाली के लिए यूज़ करते हो राइजिंग, और गर्म हवा की लहरों के लिए यूज़ करते हो हीट वेव्स। बस सब्जेक्ट मिल गया आपको। जहां उठने वाली गर्म हवा की लहरें, तो वेयर, राइजिंग, हीट वेव्स। और क्या बनती हैं भाई? वो बन जाती हैं गंभीर खतरा है। तो आर अ गंभीर खतरा को बोलते हैं इंग्लिश में डेंजर, और गंभीर को बोलते हैं सीरियस। ठीक है ना, सीरियस। इस पूरे को जोड़ दो और इसको वेयर को इसके साथ में कोमा लगा के जोड़ दो, नया क्लोज यहाँ पे शुरू कर दो। वेयर राइजिंग हीट वेव्स आर अ सीरियस डेंजर। अब ये डेंजर किसके लिए है? वनस्पति और प्राणियों के लिए। डेंजर टू वनस्पति को बोलते हैं प्लांट्स और प्राणियों को बोलते हैं एनिमल्स। ठीक है ना। वेयर हीट वेव्स आर अ सीरियस डेंजर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब भी किसी चीज़ के लिए डेंजर बताएंगे, किसी चीज़ के लिए हार्मफुल बताएंगे, तो टू लगा के बताएंगे, फोर नहीं लगाना। यहाँ पे टू नाम की प्रेपोजिशन को यूज़ करना है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। दिस इज डेंजरस टू, है ना। समथिंग इज अ डेंजर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू लगा के आपको बताना है। अब देखो, इस सेंटेंस को आपने बेसिक सा बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का पहला तरीका क्या है? सीरियस को आप अच्छे से लिखोगे तो लिखोगे ग्रेव। डेंजर का अच्छा वर्ड होता है हैजर्ड। प्लांट्स को इंग्लिश में और अच्छे से लिखना हो तो वेजिटेशन। वनस्पति को बोलते हैं वेजिटेशन। और एनिमल्स को लिखना हो, प्राणियों को, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा आपको देखने में। द environmental scientists of Kashi University have marked identified 3 new hotspots of extreme या intense heat waves in India because of increasing global warming in the past decades। अब देखो, ये हीट वेव्स आई हैं इनकी वजह से। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह और अच्छा यूज़ करो। यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह लिखो ड्यू टू, या फिर लिखो कोज्ड बाय। ठीक है ना। याद रखना, ये ड्यू टू या कोज्ड बाय है हीट वेव्स के लिए। ये इंटेंस हीट वेव्स किस वजह से हैं? ड्यू टू या कोज्ड बाय इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। तो अब इसको इसके बराबर में रखना है, बीच में से इन इंडिया को आपको निकालना पड़ेगा। इन इंडिया को कहीं पे और रख दो, यहाँ पे रख दो हॉटस्पॉट्स के बाद में। ठीक है ना। आइडेंटिफाइड 3 न्यू हॉटस्पॉट्स इन इंडिया ऑफ एक्सट्रीम या इंटेंस हीट वेव्स ड्यू टू या कोज्ड बाय इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन द पास्ट डेकेड्स, वेयर राइजिंग हीट वेव्स आर अ ग्रेव हैजर्ड टू वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसी के साथ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। ये आपका आज का क्विज है। सेंटेंस आपके सामने है, आपको इसको इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए इंग्लिश में लिखना है।
लिख करके डालो कमेंट्स में। फर्स्ट कमेंट में मैं भी लिख करके डाल रहा हूँ, उसी से आप अपना वाला लिखा हुआ मेरे वाले से मैच करना। आप सब लोग लिख सकते हो, बस सिर्फ दिक्कत ये है कि आप लिखने की कोशिश नहीं करते हो। अच्छा लिखोगे, बुरा लिखोगे, सही लिखोगे, गलत लिखोगे, वो बात की बात है, इम्प्रूव हो सकता है ना, पर लिखना ज़रूरी है, पेन को उठाना पड़ेगा। सब लोग कोशिश करो, डालो कमेंट्स में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर दें, ताकि इस सेशन को हम रेगुलरली हर वीक कर सकें, वीक में 2 बार भी करें, है ना। आपके लाइक्स और शेयर्स मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अगर आपको सीखना है राइटिंग को ऐसे ही डिटेल में जाकर के, ऑलरेडी मैंने 20% कोर्स करवा दिया है, 20 घंटे का, ऑलमोस्ट 80 से 100 घंटे का कोर्स है। जाकर के फ़ायदा उठा लेना राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। कोड लगा लेना 9 नाइट्स को, ये कोड सिर्फ नवरात्रि में वैलिड है। 475 रुपये से सस्ता है कोड, आपको कभी भी कोर्स जो है आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको कस्टमर केयर वाले व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। चलिए, अंटिल देन, साइनिंग आउट।